टेलवेंट CSS को आज हम देखते हैं, इसको रिएक्ट के साथ किस तरह यूज़ करना है और ये है क्या। अगर आपको HTML CSS की अच्छी तरह समझ है तो ये कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें ही हैं। MT ये देखो फ्लेक्स कर देगा, PT का मतलब क्या होगा, पैडिंग टॉप, टेक्स्ट सेंटर में करने के लिए, वो यूटिलिटी क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी हैं, जैसे रोटेट 90 रोटेट करने के लिए। तो इसको इंस्टॉल करना जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो मैंने जो है सिंपल तरीक़ेकार किया हुआ। अच्छा, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये टेलवेंट CSS 4 और रिएक्ट 19 का इंस्टॉलेशन है। तो इससे जो पिछली थी टेलवेंट 3 और रिएक्ट 18 के अंदर इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार और है। तो ये मैंने ना यहाँ पे आपके आसानी के लिए ना फाइल बना के रख ली है, अलहदा से स्टेप्स बना के रख लिए इसके। तो इसमें करना क्या है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, टेलवेंट को इंस्टॉल करना है। स्टेप 2 में एक कन्फिग्रेशन की फ़ाइल है ये वाली, इसमें कुछ चेंजेस हैं और बस एक और स्टेप भी है, 3 है सॉरी। तीसरे स्टेप में हमें इंडेक्स की फ़ाइल चाहिए होगी जो हमने वो डिलीट कर दी थी। चलें हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। स्टेप 1 क्या है, यहीं से मैं इंस्टॉलेशन करवाता हूँ। npm इंस्टॉल टेलवेंट CSS, और इसको आपने npm इंस्टॉल टेलवेंट CSS वीट। ये HTML में भी यूज़ हो सकती है। ये जो है आप यहाँ फ्रेमवर्क गाइड में जाओगे, ये देखो ये सारे फ्रेमवर्क हैं, रूबी, लारावेल, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो सकती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा Next.js, लारावेल, स्वेलकिट, सॉलिड, ये स्वेलकिट, Solid.js ये रिएक्ट की तरह के फ्रेमवर्क है। Nuxt.js ये भी रिएक्ट की तरह फ्रेमवर्क है। गेट्सवे ये भी, एंगुलर ये गूगल वालों का है रिएक्ट के मुकाबले में, और ये Adonis.js ये Node.js का फ्रेमवर्क है। मीटियोर ये भी, ये सारी जावास्क्रिप्ट के ही हैं तकरीबन, सिर्फ इस लारावेल के और रूबी ऑन रेल्स के, तकरीबन ये लारावेल बेस्ड है। Ember.js ये भी बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, ये भी कोई ये न्यू आए हुए हैं, आस्ट्रो न्यू आया हुआ है, गेट्सवे, स्वेलकिट, Solid.js, एंगुलर बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये इन सारे फ्रेमवर्क्स के साथ ये यूज़ हो सकती है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल कर लिया ये लाइन। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, सेटअप वीट कन्फिग फाइल। तो ये वीट.config फाइल आपके पास ये पड़ी हुई है। यहाँ पे 2 काम करने हैं हमने, एक ये इंपोर्ट करनी है ये वाली लाइन, ये पहले से पड़ी है, पूरी फाइल की सेटिंग है यहाँ पे। तो ये लाइन इंपोर्ट करनी है, ये पहले नहीं है, ये देखो ये लाइन भी पड़ी है, इसमें ये लाइन भी पड़ी हुई है। ये इसको मैं ऐसे करके दिखा दूँ, तो ये पूरी की पूरी फाइल का सेटअप है। तो इसमें ये लाइन पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है, ये वाली ये इंपोर्ट हो रही है, रिएक्ट वाली भी पड़ी हुई है, ये इंपोर्ट हो रही है। ये फाइल आपने डालनी है टेलवेंट CSS वाली, इसके नीचे इसको इंपोर्ट कर लेना है टेलवेंट को। और यहाँ पे ये चेंजेस हैं, यहाँ पे देखो रिएक्ट यहाँ पे पहले है, लेकिन ये टेलवेंट वाली ये कोमा के साथ इसको आप कॉपी कर लोगे और इसके बाद लाके ऐसे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। बस इस फाइल का काम भी ख़त्म हो गया। इसके बाद एक इंडेक्स CSS की फ़ाइल बनानी है हमने, और उसको जो है इंपोर्ट कर, क्योंकि ये पहले से इंपोर्टेड होती है तो मैंने वो डिलीट कर दी थी, तो हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। न्यू फाइल बना रहा हूँ index.css के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जस्ट हमने एक लाइन लिखनी है बस, ये वाली @import, ये इसके अंदर अपनी CSS इंपोर्ट करेगा टेलवेंट CSS, इसको नहीं छेड़ना हमने। और इसको इंपोर्ट करने के बाद बनाने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद मेन में इसको इनेबल भी करना है हमने, वो डालना भी है जो लाइन रिमूव की थी, अगर याद हो शुरू में। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट करो ./index.css, बस ये 3 स्टेप है हमारे पास। पहले स्टेप में हमने इंस्टॉल कर लेनी है इसको, दूसरे स्टेप में इसकी ये इंपोर्ट और ये सेटअप, और तीसरे स्टेप में इंडेक्स की फ़ाइल क्योंकि पहले से बनी होती है न्यू के अंदर, और इनको स्टार्टिंग में ही ऐड करना होता है इन चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद हमने npm run dev इसको स्टार्ट कर दें। टेलवेंट और बूटस्ट्रैप को इकट्ठा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप चल रहा है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलने देता हूँ, उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। अभी जस्ट हमने सेटअप करना है कि ये सेटअप हो गई है कि नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि सेटअप हो गया कि नहीं इसका, तो टेलवेंट में चलते हैं
और यहाँ लेफ़्ट साइड से डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। यहाँ से इसका सर्च फीचर भी बड़ा पावरफुल है। किधर गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखो ये इसके पूरी सेटिंग्स हैं। शो मोर पे क्लिक करोगे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है बैकग्राउंड कलर्स की। देखो कितनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ़र्ज़ करो मैं अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद है तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। होम, ये मेन का काम ख़त्म हो गया। होम पे आया, H3 के पीछे क्लास नेम, BG फॉर बैकग्राउंड कलर, डैश आगे लगाना होता है, कलर रेड ब्लू ग्रीन, ये सारे इनके पास अवेलेबल हैं। ये देखो ये सारा ग्रीन, ये इसकी ना अभी मैं करके दिखाता हूँ। रेड डैश 500, अगर ये हमारी क्लास चल गई तो इट मीन्स के सेटअप सही हो गया हमारा, इट मीन्स सेटअप हमारा सही हो गया। यहाँ पे आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। टेलविंड की सजेशन के लिए हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, टेलविंड CSS। ये इनकी इंटेलिसेंस की ऑफिशियल इनकी एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। टेलविंड CSS इंटेलिसेंस और tailwindcss.com, ये यहाँ से आ रही है। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ट्रस्ट पब्लिशर हो गई। तो अभी आप देखना इसके सजेशन, ये देखो ये अब शुरू हो गई सजेशन। अब देखो आप BG, ये कंट्रोल स्पेस बार अगर नहीं आ रही तो इस तरह लोड कर लेगा, वैसे लोड कर लेता है। मैं एक दफ़ा इसे बंद करके चलाता हूँ। npm run dev BG डैश, ये देखो ये बूट्स इसकी टेलविंड की सारी क्लासेस हैं। ये देखो कलर्स दे रहे हैं, ये ग्रे कलाना, ग्रे के अंदर फिर वेरिएबल्स हैं 50 100 100%, यानी इस तरीके से इसके शेड्स आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको, हम शेड्स कहेंगे शायद। तो इसे ये आ गया आपके पास, BG से स्टार्ट होने वाली सारी क्लासेस आ रही हैं आपके पास, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने ये येलो 600 कर दिया इसका कलर, सेव किया मैंने, येलो 600 हो गया, ठीक है। और ये कौन सी वाली थी, रिएक्ट पेजेस के अंदर मैंने किया है। तो इसकी नैब बार शैब बार किधर गई, अच्छा मैं इसमें कर रहा हूँ। चलो ये मास्टर ब्रांच है ना, ये इसमें सेटअप हो रहा है, वो मैंने ना दूसरी ब्रांच में कर दिया था। ये ब्रांचेस का भी समझना है आप लोगों ने कि क्या होती हैं ये। अच्छा, इस तरीके से हम इसकी सारी जो है आप टेलविंड को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सारी इसकी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। BG कलर आ गया, वायलेट में फ्री, तो बहुत सारा। अब अगर जो नहीं होगा, फ़र्ज़ करो ऐसा कलर जो नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत इजी तरीका दिया हुआ है। फ़र्ज़ करते हैं मैं कोई कलर यहाँ से उठा लेता हूँ, जो फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई इसका कलर उठा लेते हैं। ये कलर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं है टेलविंड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप BG और इस तरीके से अरे ओपन क्लोज करोगे और इसमें ये कलर पेस्ट कर दोगे। हाँ ऐसे ही था, नहीं आई थिंक डैश लगाना पड़ेगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कलर इस तरह ला के जो भी आपका कलर है जो नहीं है अवेलेबल वो भी आप कर सकते हो। फिर इसको हम देखेंगे एक्सटेंड कैसे करते हैं, यानी BG रेड ग्रीन ब्लू बहुत सारे कलर इनके ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसको तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे, यहाँ पे अगर आप कलर्स आ रहे हैं, ये कलर आ रहे हैं,
रेड 50, 100 सारे कलर, ये कलर अवेलेबल हैं इनके पास। इनके अलावा अगर कोई कलर्स हैं आपके तो उसको आपको फिर उस तरीके से ऐड करना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो कॉमन कलर्स हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, इनके शेड्स इन्होंने अवेलेबल किए हुए हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि 50 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है, और ये बीजी के साथ भी चलते हैं और ये कलर के साथ भी, यानी ये है। तो यहाँ पे क्लास नेम, तो टेक्स्ट साइज देना है आपने 4XL कर देंगे, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक हो गया। और अगर हमने कलर करना है तो टेक्स्ट रेड, आगे ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए। किसको किया हमने, ये है व्यू वाला टेक्स्ट रेड 600 क्यों नहीं हुआ। एक्सपेक्ट करते हैं क्या वजह है, टेक्स्ट रेड 600। अच्छा यहाँ पे कुछ ये जो है ओवरराइड कर रहा है रोबोट, ये बूटस्ट्रैप चल रहा है ना, अब उसके कुछ यहाँ पे कुछ इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट किया होगा तो उसकी पावर ज़रा बढ़ रही है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इन दी एंड हमने ख़त्म कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ही ख़त्म ही कर देता हूँ इसको। ये अभी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो हम सेटिंग कर लेंगे इसको, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप का मैंने ख़त्म किया तो रेड आपका हो गया, ठीक है। कुछ बूटस्ट्रैप की चीज़ें ओवरराइड कर रही हैं तो बूटस्ट्रैप हमने इंक्लूड नहीं करना, इन दी एंड हमारा टेलवेंड ही चलेगा। तो इसलिए ये आगे पीछे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो कोई मसला नहीं, जस्ट टेलवेंड का सेटअप करना और इसको अंडरस्टैंड कर लो ये कैसे वर्क कर रहा है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लेक्स है, फ्लेक्स ग्रो श्रिंक किस तरह, कॉलम्स ये सारे इसमें हम आ जाते हैं, विड्थ में आ जाते हैं, साइजिंग। तो यहाँ पे देखो W' आगे वो कह रहा है नंबर, यानी कि अगर आपने अपनी विड्थ देनी है उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज इनकी अपनी विड्थ भी है। जैसे कि 3XS कितनी बनती है 256 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ 1000%, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये फ्रैक्शंस आ रही हैं, या हम फ्रैक्शंस भी देखेंगे। और ये विड्थ आ रही है SMD की बनती है 440 पिक्सल, ठीक है। शो क्लिक करोगे 5XL, तो इस तरीके से अगर आपको याद हो जाती है, अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं कि ये किस यूनिट पे काम कर रहा है। 3 अगर 256 है तो 128 पे काम कर रहा है, नहीं 128 और 128 56 होते हैं, 256 होते हैं ना 128 और ही कोई चीज़। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना टेक्निकली अंडरस्टैंड हो जाए तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन ही देखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इसके बारे में बता भी रहा है कि W96 जो है वो इतनी विड्थ है, 80 इतनी है, 64 इतनी है और ये 24 इतनी है। तो यहाँ पे ये विड्थ के बारे में भी बता रहा है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी एक पे हम विड्थ अप्लाई करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ये है, बल्कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। डिव क्लास BG रेड 400 और W' यहाँ पे देखो सारी यहाँ पे, अच्छा राइट साइड पे आपको ये बता भी रहा है कि W'2 8 पिक्सल है, तो ये आई थिंक 1 के ऊपर आए तो 4 पिक्सल के यूनिट से चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7XL 1200 पिक्सल है, तो ये 4 जो है वो 16 पिक्सल है, 6 जो है 24 पिक्सल है, 8 जो है वो 32 पिक्सल है 7 पिक्सल, और ये यहाँ पे हम ज़रा 10 करते हैं 40 पिक्सल, वही 10 वाला 4 वाला यूनिट, 4 वाले यूनिट से चल रहा है। तो सेव करते हैं, तो ये 40 पिक्सल इतना बन रहा है, ठीक है, काफ़ी छोटा है। 20 करते हैं, ये बढ़ रहा है ना, रैम कैसे, पिक्सल है ना, पिक्सल में पिक्सल यूनिट, ये कितना बनेगा 6 चौका 24 240, ये बनेगा 4 दूना 8 80 पिक्सल। इसके ऊपर माउस लेके आओगे आपको बताएगा भी, ये 80 पिक्सल वो यूनिट भी बता रहा है। स्पेसिंग का जो यूनिट है वो 4 पिक्सल है मल्टीप्लाई बाय 20 तो 80 पिक्सल, ठीक है। 5 रैम, 16 ज़रा 5 80 होता है, 5 दोनों तरह इसने यूनिट बताया हुआ है, ये देखो
यानी 5 रैम इज इक्वल टू 80 पिक्सल और स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80 पिक्सल। स्पेसिंग का मतलब है 4 पिक्सल, एक स्पेसिंग का मतलब 4 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने फार्मूला लगाया हुआ है इसके पीछे विड्थ के, यानी इस क्लास के पीछे W-20 के पीछे ये फार्मूला या ये CSS लिखी हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कैलकुलेटर यूज के कैलकुलेशन वाला फंक्शन वार स्पेसिंग उठाई वेरिएबल 4 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 20 किया और 80 पिक्सल इसकी विड्थ आ गई। तो इसके पीछे इस तरह की कैलकुलेशन चल रही है W-20 के पीछे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास विड्थ आ गई, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, हाइट भी वही उसी तरह चलेगी, विड्थ समझ आ गई आपको। फ़ॉन्ट साइज़, अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ है, टेक्स्ट एक्सेस, SM, बेस, अगर टेक्स्ट के साथ ही ये चल रही हैं, यानी टेक्स्ट के साथ अगर आप कलर लगा दोगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट के साथ अगर आप ये साइजिंग लगा दोगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। जी ये देखना पड़ेगा, बेस मतलब 16 पिक्सल बेस जो होती है टेक्स्ट की, फ़ॉन्ट का साइज जो होता है 16 पिक्सल होता है ना, तो बेस इनकी 16 पिक्सल है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, कोई याद होने वाली चीज़ें नहीं है ये कि आप इसे रट्टा लगा लोगे, याद होने वाली नहीं है। तो इसको आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ये आपके पास सारी आ गई इसकी, यहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे साइजिंग है टेक्स्ट की, तो ऊपर चलते हैं, साइजिंग देख रहे थे, ये देखो फॉर्म टेक्स्ट, कुछ ये भी क्लासेस हैं, लेकिन हमें टेक्स्ट से स्टार्ट होने वाली ये हैं। अब 2XL कितनी है जी, 1.5 रैम मतलब 16 और 8 24, तो ये 24 पिक्सल होनी चाहिए। सेव करते हैं, अगर हमारा वाला यूनिट ये चल रहा है तो इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल, ठीक है। मतलब ये उसी बेस पे 4 वाली बेस पे काम कर रहा है। रैम में है तो वो 16 के साथ, तो इस तरह 2XL मतलब हाफ, 1XL का मतलब 16 पिक्सल होगा। फिर 1XL का मतलब 1XL है ही नहीं, एक्सल होगा ना, एक्सल तकरीबन ये 20 पिक्सल आ रहा है, 1.25 रैम आ रहा है, 20 पिक्सल है, बड़ा है उससे। अच्छा, इसी तरह आपके पास फ़ॉन्ट साइजेस हैं, स्मूथिंग, स्टाइल, वेट, ये तो पता ही है, वेट, बोल्ड, बोल्डर, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद कर सकते हो आप। टेक्स्ट क्लैंपिंग है इसमें, ये एडवांस की प्रॉपर्टीज़ हैं CSS जो अभी तक हमने देखी भी नहीं है, इसमें ये अवेलेबल, क्योंकि इन्होंने पूरी CSS को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन लगाना, शेडो लगाना, ट्रांसफॉर्म करना, ऑफसेट, अंडरलाइन, थिक, ये सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये आपके फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, ये साइजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्पेसिंग से रिलेटेड, ये देखो मार्जिन पैडिंग, इसको देख लेते हैं, मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन पैडिंग एक ही रूल होगा, सेम उसी तरह। MS स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है ना, मार्जिन लाइन, स्टार्ट, ऑटो, कुछ ऐसे किया हुआ है। PX के अंदर दे सकते हो आप। ये सारा यहाँ पे नीचे जो है थोड़ा बहुत इन्होंने यूज़ करके भी दिखाया होता है चीज़ें। M8 का मतलब है मार्जिन 8, यानी चारों साइडों से, ठीक है ना। ये देखो ये बताया हुआ है MT, ये देखो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है MB, MR राइट, ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, इधर लग रहा है मार्जिन। MB ये वाला हाईलाइट किया हुआ है बॉटम पे। ML लेफ्ट, अच्छा इनका ML है, उनका MS था, इनका ML है। MS भी तो था यहाँ पे, कोई MS क्लास भी तो थी, वो कुछ और था क्या? MS मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, ये कुछ और चीज़ है, इनका L है लेफ्ट से। विड्थ आ गई, फॉन्ट फैमिली आ गई। इसके बाद बैकग्राउंड हमने देखा, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज ये लग रही है कुछ ऐसे, अभी देखना पड़ेगा कि CSS टेलविंड के अंदर ये सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि टेलविंड में तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो ये हमें डायरेक्ट लगानी पड़ेगी बैकग्राउंड इमेज। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे जी। जी रिएक्ट के अंदर मेरा ख्याल है, अभी इसको ये स्टडी कर लेंगे कि इसको कभी मैंने भी नहीं लगाई इसके साथ, तो इसको देख लेंगे।
बल्कि देख लेना खुद भी कि ये URL इस तरह, क्योंकि हमें तो यहाँ पे वेरिएबल देनी है ना, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें, तो ये डायरेक्ट URL दे रहा है, ये पब्लिक का URL है। तो अगर पब्लिक में रख के करें तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इसको देख लेंगे। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। बॉर्डर रेडियस, ठीक है ना, राउंडेड एक्सेस, SM, MD, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते भी रहते हैं। राउंडेड, यहाँ पे फर्ज करो मैं 4XL कर देता हूँ इसे, इस तरीके से राउंड हो गया बॉर्डर। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको सारा ये स्टडी करनी पड़ेगी खुद से। प्रॉपर्टीज़ का पता है आपको तो आप इजीली स्टडी कर सकते हो इसको। बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, ओपेसिटी, ठीक है ना, ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, मास्किंग आ रही है, इतना एडवांस नहीं जाना हमने, फिल्टर्स आ रहे हैं, ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्रे स्केल, ये फिल्टर्स होते हैं आपके CSS। ये किसी ने अगर फोटोशॉप पढ़ी है तो उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, ये कुछ वही चीज़ है। यानी यहाँ पे अब कुछ ये एक इमेज है आई थिंक, तो मेरा ये काम नहीं कर रहा। ये अभी हमने लास्ट टाइम भी एक जगह पे देखे हैं, ये जैसे एक इमेज लगी हुई है ना, इंस्पेक्ट करता हूँ तो CSS के अंदर फिल्टर्स भी होते हैं। स्टाइल में जाओगे तो फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे इसे ब्लैक एंड वाइट करना है तो ग्रे स्केल इनेबल कर दूंगा ऐसे, तो ये ग्रे स्केल यानी कि ग्रे स्केल वाला फिल्टर अप्लाई हो गया। इस तरीके से यहाँ पे और भी फिल्टर्स हैं, ठीक है, यानी इस तरह ये चीज़ बनाई जा सकती है कि ऐसे ग्रे स्केल में पड़ी हो, माउस ऊपर आए तो ये कलर में वापस आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ बनाइए। हमने एक जगह पे डिज़ाइन शेयर किया था तो उसमें ये चीज़ लगी हुई थी, तो फिल्टर्स आप लगा सकते हो इसमें। और ये CSS की प्रॉपर्टीज़ है। बैकग्राउंड फिल्टर्स, बैकड्रॉप फिल्टर्स हैं। बैकड्रॉप फिल्टर क्या होता है आपका, ये जो आपको नज़र आ रहा होता है, क्या कहते हैं इसे, ग्लासी सा इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ग्लास जैसे होता है, ये देखो, ठीक है ना, इस तरह ब्लर सा होता है, तो आप इस पे इफेक्ट लगा सकते हो। और ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद ये ट्रांजिशन और एनिमेशन है, लेकिन हमने ये रोटेट्स हैं, सारा कुछ वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरेक्टिविटी, अपीयरेंस, अच्छा इसमें होता है जैसे कि आपने हूवर का लगाना है, तो मसलन मैंने इसे कहना है हूवर कॉलन BG रेड है ये, तो हम कहते हैं कि ये BG जो है एम्बर 800 हो जाए। अभी इसका मतलब है कि हूवर जब होगा तब इसका BG कलर एम्बर 800 हो जाए, ठीक है, वो देखो ठीक हो गया। यानी ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज चलेंगी, हूवर, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि MD स्केल पे, ठीक है, इसका BG कलर फर्ज करो ये हो जाए, MD पे ये इसका BG कलर, MD ब्रेक पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो MD ब्रेक पॉइंट्स हम बड़े पे बैठे हैं, तो इसको आप इस पे जाओगे, छोटा करोगे, ये देखो जैसे ये MD आया खुद ब खुद उसका कलर चेंज हो गया। वो ब्रेक पॉइंट हम लगाते थे, ठीक है ना, उसके अंदर हमें कॉल डैश MD-6, इसमें हर चीज़ पे ब्रेक पॉइंट लग सकता है। उसमें भी होता है वैसे, कुछ चीज़ें हैं उसकी अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स के लिए, जैसे कि MT है ना, ये स्पेसिंग, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स भी हैं। प्रॉपर्टी साइड साइज, ये ब्रेक पॉइंट, यानी MT इकट्ठा और डैश MD-6 करोगे तो MD पे जाके 6 लगेगा, ये 5 लगेगा। ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन इनका जो है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये MD या ये हूवर आप कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद कर्सर, रिसाइजिंग, स्क्रॉल बिहेवियर, स्क्रॉल मार्जिन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने तो पूरी CSS को कवर किया हुआ ना, तो बहुत सारी CSS तो हमने देखी भी नहीं है, हमने भी नहीं कभी यूज़ की, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। काफ़ी इतनी CSS बड़ी है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इसको ज़रा आप समझो, ज़रा थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करो। और यहाँ पे आप इसके कॉलम्स हैं हमारे पास, इसकी मैं फिर आपको
क्योंकि इन्होंने 4 के अंदर ना काफ़ी कुछ चेंज किया है, तो इसको ज़रा मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ तो फिर इसका ग्रिड सिस्टम समझेंगे हम, जो रिस्पॉन्सिव वाला ग्रिड सिस्टम होता है। क्योंकि मेन काम इसमें रिस्पॉन्सिव बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ये सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा। अब आपको सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा। उसके अंदर तो उन्होंने एमडी शेमडी बना के दिए हुए हैं, आप लगाओ कंटेनर रो और सब कुछ चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसे स्टडी करना चाहते हो तो इनका एक है play.tailwind CSS, ये इनका प्लेग्राउंड भी है, यानी विदाउट इंस्टॉल किए आप play.tailwindcss.com पे आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये इन्होंने बता के रखा हुआ है, ये देखो। तो इसको ये CSS सारी यूज़ हो रही है और ये चीज़ बन रही है, तो इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अपने स्टडी कर सकते, यानी इससे टेस्टिंग कर सकते हो। div क्लास, यानी आपने div बनाई, क्लास bg red 500 और टेस्टिंग, तो ये आपके पास इस तरह से ही आ जाएगी। तो bg red 500 आ गया, ठीक है। और w' फ़र्ज़ करो मैंने कहा, ये यहाँ पे ये सारा कुछ आपको बता रहा है। w' 90 मैंने कर दिया, 90 आई थिंक है, वो विड्थ आपकी 90 होगी। तो यहाँ पे आप बगैर इंस्टॉल किए यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो, इसको टेस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा हमने इसको रिएक्ट में इंस्टॉल किया है, तो रिएक्ट में इंस्टॉल करने के स्टेप्स जो है वो मैंने ये md वाली फाइल के अंदर, सॉरी ये tailwind css.md वाली फाइल में ये लिख दिए। इसको आप, क्योंकि हमने इन दी एंड टेलविंड में ही करना है, तो आप टेलविंड में ही इसे इंस्टॉल करके और चेक कर लो। अदरवाइज़ ये भी आपके पास होता है प्लेग्राउंड, यहाँ पे भी आप इसको सीख सकते हो। है वही, अगर आपको CSS की अच्छी तरह समझ है तो वही चीज़ ही है, ये बूटस्ट्रैप की तरह ही है, लेकिन इन्होंने कंसेप्ट रखा हुआ यूटिलिटी क्लासेस वाला। इसमें ऐसे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी बनी बनाई, इसमें आपको खुद से बनानी पड़ेंगी। ठीक है, यही इसकी पावर है। क्योंकि बूटस्ट्रैप की अगर आप वेबसाइट्स देखो ना, तो उसमें आपको एक ही पैटर्न नज़र आ रहा होता है। हर किसी में आप देखोगे एक जैसी लुक नज़र आ रही होगी, पैटर्न लेआउट स्टाइल एक जैसा होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को ही मतलब सपोर्ट करता है। कॉलम होंगे हर जगह पे, तो 4 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम इस तरह नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर ओपन है, इसके अंदर आप जैसे मर्जी स्टाइल बना लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, मतलब